आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वे कक्षा 11 जीव विज्ञान के बहुत ही शानदार विजुअल फ्लैश कार्ड्स और नोट्स हैं जो पूरी तरह से प्राणी जगत मतलब एनिमल किंगडम पर आधारित हैं। सही कहा। इन फ्लैश कार्ड्स में इतने कमाल के चित्र और जानकारियां हैं कि कोई भी पूरी जीव विज्ञान को एक नई नजर से देखने लगेगा। बिल्कुल। आज का हमारा जो मिशन है वो इन नोट्स के पन्नों में छुपे रहस्यों को गहराई से समझना है। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सफर केवल कुछ जटिल वैज्ञानिक नामों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि प्रकृति ने जीवों को किस तरह से डिजाइन किया है और उनका वर्गीकरण कैसे किया है। ये एक अद्भुत विकास यात्रा है। मतलब एकदम साधारण से शुरू होकर। बिल्कुल। हम देखेंगे कि जीवन की शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी संरचना से कैसे हुई और फिर कैसे वो धीरे धीरे इंसान जैसे अत्यंत जटिल जीवों तक पहुंच गई। श्रोताओं के लिए ये सफर काफी ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलिए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन नोट्स को देखकर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि प्रकृति ने जीवों को बांटा किस आधार पर है। हाँ, बेसिस क्या है? फ्लैश कार्ड्स के पहले ही पेज में संगठन के स्तर या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छे से जिक्र है। इसे समझने के लिए एक इमारत बनने की प्रक्रिया की कल्पना की जा सकती है। इमारत मतलब ईंटों वाली? हाँ, कुछ जीव बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे ईंटों का एक बेतरतीब ढेर। उनमें कोशिकाएं तो होती हैं, लेकिन वह बस एक साथ बिखरी रहती हैं। अच्छा, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं। सही। इसे कोशिकीय स्तर कहते हैं, जैसे कि स्पंज। फिर प्रकृति ने थोड़ा और विकास किया। ईंटों को जोड़कर दीवारें बनाई गईं। यानी टिश्यू बनने लगे। बिल्कुल। जब कोशिकाएं संगठित होकर कोई एक काम करने लगती हैं तो उसे ऊतक स्तर या टिश्यू लेवल कहते हैं। सिलिंड्रेटा इसका अच्छा उदाहरण है। फिर दीवारें मिलकर कमरे बनाएंगी। एकदम सही, जिसे अंग स्तर कह सकते हैं। और फिर अंत में पूरा एक सुसज्जित घर काम करने लगता है। वो अंग तंत्र स्तर हो गया, जहां पाचन, श्वसन सब अलग अलग सिस्टम द्वारा होता है। हाँ, जैसे हम इंसानों में। ये एनालॉजी वाकई बहुत सटीक है। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स में जीवों के शरीर के आकार यानी सिमेट्री या सममिति को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस विषय को समझना काफी मजेदार है। हाँ, चित्र बहुत स्पष्ट हैं इसके। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 अलग अलग तरह के जीवों का आकार। पहला चित्र एक स्पंज का है जो असममित यानी एसिमेट्रिकल है। मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि इसे किसी भी तरह से काटो, इसके 2 बराबर हिस्से नहीं हो सकते। इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता। फिर एक हाइड्रा का चित्र है जो अरीय सममिति यानी रेडियल को दर्शाता है। ये थोड़ा पिज्जा जैसा होता है ना? बिल्कुल, ये एक गोल पिज्जा की तरह है। इसे बीच से गुजरती हुई किसी भी रेखा से काटो तो ये हमेशा 2 बराबर हिस्सों में बंट जाएगा। और तीसरा? और आखिर में एक केकड़े यानी क्रैब का चित्र है जो द्विपार्श्व यानी बायलैटरल दिखाता है। इसे केवल बीच की एक ही रेखा से दाएं और बाएं 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल हमारे शरीर की तरह। यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि जीवों की ये बाहरी बनावट उनके भ्रूणीय स्तर यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स पर निर्भर करती है। मतलब जब जीव विकसित हो रहा होता है तब की बात है। हाँ, जब जीव का निर्माण शुरू होता है तब उसमें कितनी परतें बनती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ 2 परतें हैं, बाहरी और भीतरी, तो वो द्विकोरिक या डिप्लोब्लास्टिक हैं। और अगर 3 हो तो? अगर बीच में एक और तीसरी परत आ जाए तो वो त्रिकोरकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। और यहीं से प्रगुहा या कोलोम, सीलोम का कंसेप्ट आता है। हाँ, इन नोट्स में सीलोम का जिक्र कई बार आया है। ये वास्तव में क्या होता है? सीलोम को एक सूटकेस के अंदर की खाली जगह की तरह समझा जा सकता है। सूटकेस? हाँ, हमारे शरीर में अंग ऐसे ही कहीं भी नहीं पड़े होते। वे एक सुरक्षित खाली जगह यानी एक गुहा में होते हैं जहां उन्हें विकसित होने और काम करने की पूरी जगह मिलती है। तो क्या ये गुहा सब में होती है? नहीं, जिन जीवों में ये गुहा बिल्कुल नहीं होती वे एकदम चपटे होते हैं। कुछ जीवों में ये गुहा छोटी छोटी थैलियों के रूप में होती है, जिसे झूठी गुहा या कूट गुहे कहते हैं। अच्छा, स्यूडोसिलोमेट। सही कहा। और विकसित जीवों में एक असली पूरी तरह से ढकी हुई गुहा होती है जो अंगों को सुरक्षित रखती है। अब ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है। अब प्रकृति के सबसे शुरुआती जीवों की बात करते हैं, संघ पोरिफेरा, जिन्हें हम आम भाषा में स्पंज कहते हैं। ये बहुत ही साधारण लेकिन दिलचस्प जीव हैं। नोट्स में इनसे जल गलिवहन तंत्र
वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में बहुत रोचक जानकारी दी गई है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक स्पंज का शरीर जिसमें असंख्य छोटे छोटे छेद है जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। हाँ, पानी अंदर जाने के रास्ते। हाँ, पानी इन छोटे छेदों से शरीर के अंदर जाता है और फिर ऊपर एक बड़े छेद से, जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, एक फव्वारे की तरह बाहर निकल जाता है। ये एक प्राकृतिक वाटर फिल्टर जैसा लगता है। बिल्कुल। और इस पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए स्पंज के अंदर खास कॉलर कोशिकाएं या च्योनोसाइट्स होती हैं। ये मोटर की तरह काम करती है ना? एकदम सही। ये कोशिकाएं छोटी मोटरों की तरह काम करती हैं जो पानी को लगातार अंदर खींचती हैं। इसी बहते पानी से स्पंज अपना खाना छान लेता है और सांस भी लेता है। लेकिन स्पंज तो एक ही जगह रहते हैं। हाँ, और चूंकि स्पंज एक ही जगह चिपके रहते हैं, उनका शरीर पानी के दबाव से पिचक न जाए, इसके लिए उनके अंदर कांटों जैसी संरचनाओं का एक कंकाल होता है जिन्हें कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स कहते हैं। प्रकृति की इंजीनियरिंग वाकई लाजवाब है। इसके बाद नोट्स हमें अगले संघ सीलेंटरेटा या नाइडेरिया की तरफ ले जाते हैं। इसमें जेलीफिश जैसे जीव आते हैं। हाँ, ये संघ जेलीफिश जैसे जीवों का है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं इनकी दंश कोशिकाएं या सिनिडोब्लास्ट्स। ये बहुत खतरनाक होती हैं। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक दंश कोशिका का माइक्रोस्कोपिक दृश्य जो बिल्कुल एक लोडेड स्प्रिंग वाले हार्पून या डंक की तरह दिखता है। ये दंश कोशिकाएं बहुत ही घातक होती हैं। जैसे ही कोई शिकार या खतरा इनके टेंटेकल्स यानी स्पर्शकों के पास आता है, ये ट्रिगर दब जाता है और फिर डंक निकल आता है। हाँ, एक जहरीला डंक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में बाहर निकलकर शिकार को लकवा मार देता है। ये शिकार करने और खुद को बचाने का एक बेहद उन्नत तरीका है। और इसी संघ में एक और जादू देखने को मिलता है जिसे मेटाजेनेसिस कहा गया है। ये बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। और दूसरा मेड्यूसा का रूप जो एक छतरी की तरह पानी में तैरता है, जिसे छाता तैर रहा हो। हाँ, सबसे हैरानी की बात यह है कि ओबेलिया जैसे जीवों में ये दोनों रूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं। यानी एक ही जीव का जीवन चक्र पेड़ और जेलीफिश के बीच झूलता रहता है। ये जीवन का आकार बदलने वाला रूप है जो विज्ञान की कहानियां जैसा लगता है। इसी से मिलते जुलते एक और छोटे संघ का जिक्र नोट्स में है, तीनोफोरा। समुद्री अखरोट। हाँ, इन्हें समुद्री अखरोट या कॉम जेली भी कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये समुद्र के गहरे अंधेरे में जुगनू की तरह चमकते हैं। गहरे समुद्र में तैरती हुई चमकती जेली, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा है। बिल्कुल। इस गुण को जीव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेंस ये नाम इसलिए है क्योंकि इनका शरीर ऊपर और नीचे से रिबन की तरह एकदम चपटा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कोई गुहा क्लोम नहीं होती, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक फीताक्रमी टेपवर्म और एक लिवर फ्लूक का चित्र। फीताक्रमी के सिर पर छोटे छोटे अंकुश, हुक्स और चूसक सकर्स बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। परजीवी होने के कारण। हाँ, ये जीव अक्सर दूसरे जीवों की आंतों में परजीवी पैरासाइट के रूप में रहते हैं, तो जाहिर है कि उन्हें वहां टिके रहने के लिए इन मजबूत हुक्स की जरूरत पड़ती है। और इनके शरीर से कचरा बाहर निकालने के लिए एक खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स कहते हैं। क्योंकि वो आग की लौ जैसी दिखती हैं। हाँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ये टिमटिमाती हुई लौ की तरह दिखती हैं। इसी संघ में एक बहुत ही खास जीव आता है, प्लेनेरिया। इसमें पुनरुद्भवन रीजनरेशन की असीम क्षमता होती है। मतलब ये खुद को दोबारा बना सकता है? बिल्कुल। मतलब अगर इसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाएं, तो हर एक टुकड़ा अपने आप में एक पूरा नया जीव बन जाता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है, जैसे कोई सुपर हीरो की ताकत हो। इसके बाद एस्केलमिंथीज यानी गोल कृमियों की बात आती है। चपटे कृमियों के विपरीत इनका शरीर गोल होता है। हाँ, क्रॉस सेक्शन में गोल दिखते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एस्कैरिस के नर और मादा का चित्र, और इनमें बहुत स्पष्ट अंतर है। मादा शरीर में काफी लंबी और सीधी होती है, जबकि नर छोटा होता है और उसका पिछला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है। ये वो बिंदु है जहां विकास के क्रम में पहली बार जीवों के पास एक पूरा पाचन तंत्र आता है। मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, मतलब एक तरफ मुंह और दूसरी तरफ मलद्वार। विकास एक और बड़ी छलांग लगाता है। एनिलिडा में केंचुए और जोंक आते हैं। सही कहा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक जलीय एनिलिड का चित्र, जिसके शरीर पर छोटे छोटे पैरों जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। ये तैरने के काम आती हैं। हाँ, ये इन्हें तैरने में मदद करते हैं।
साथ ही केंचुए का शरीर भी दिखाया गया है, जो कई छोटे छोटे छल्लों या खंडों सेगमेंट्स में बटा हुआ है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो एनेलिडा में दो बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, इनके पास पहली बार एक बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेशन है। मतलब नसों में खून। बिल्कुल, खून अब खुले में नहीं बल्कि नसों के अंदर बहता है। और दूसरा, उत्सर्जन के लिए इनके पास हमारी किडनी की तरह काम करने वाले अंग आ गए हैं, जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम दुनिया के सबसे विशाल संघ की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उनमें से सबसे ज्यादा संख्या कीड़े मकोड़ों की ही है। आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ ही है जुड़े हुए पैरों वाले जीव, जॉइंटेड लेग्स। हाँ, इस संघ की सफलता का सबसे बड़ा कारण है इनका बाह्य कंकाल। इनके शरीर के बाहर एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा कवच होता है, जो काइटिन, चिटिन का बना होता है। यह इन्हें सूखने से बचाता है और दुश्मनों से भी रक्षा करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कीट का बहुत ही विस्तृत चित्र। इसमें साफ तौर पर हाँ, इनके पैरों में कई जोड़ होते हैं और आर्थिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मधुमक्खियां जो शहद देती हैं या रेशम का कीड़ा जिससे सिल्क मिलता है। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। इसमें घोंघे और ऑक्टोपस जैसे जीव आते हैं। ये तो काफी सॉफ्ट होते हैं ना? हाँ, इनका शरीर बहुत ही कोमल होता है, लेकिन वो एक मजबूत कैल्शियम के कवच शेल के अंदर सुरक्षित रहता है। एक बहुत ही मजेदार चीज जो इनमें पाई जाती है वो है रेती जीवा या रेजुला। रेती जीवा, ये नाम तो किसी धारदार औजार जैसा लगता है। ये असल में एक माइक्रोस्कोपिक आरी या रेती की तरह काम करने वाली जीव है, जिससे ये अपना खाना पीसते हैं। क्या बात है! प्रकृति के पास हर समस्या का हल है। मोलस्का के बाद फ्लैश कार्ड्स हमें समुद्र के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जीवों की तरफ ले जाते हैं। एकाइनोडर्मेटा यानी कांटेदार त्वचा वाले गर्भावस्था में होते हैं तो ये द्विपार्श्व सममिति दिखाते हैं, बीच से कटने वाले। लेकिन जैसे ही ये बड़े और वयस्क होते हैं, ये अपना आकार बदलकर अरीय सममिति रेडियल में आ जाते हैं। ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। हाँ, ये विकासवादी दृष्टिकोण से एक बहुत ही अनोखी और पेचीदा छलांग है। और इनका चलने का तरीका भी अनोखा है। ये किसी मांसपेशी से नहीं बल्कि एक जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से चलते हैं, जो पानी के दबाव का इस्तेमाल करता है। पानी के प्रेशर से चलना बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा संघ आता है जो एक पुल की तरह काम करता है, हेमिकॉर्डेटा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बेलेनोग्लोसिस नामक जीव का चित्र। ये थोड़ा कृमि जैसा दिखता है। हाँ, ये दिखने में तो किसी लंबे कीड़े जैसा है, जिसका शरीर सबसे आगे एक शुंड प्रोबोसिस, फिर एक कॉलर। इनमें कॉलर वाले हिस्से में एक छोटी संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के शुरुआती बहुत ही साधारण प्रयोग जैसा था। अब हम आखिरकार उस संघ पर आ गए हैं जिससे हम खुद ताल्लुक रखते हैं, कॉर्डेटा संघ। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बुनियादी कॉर्डेट जीव की संरचना। और इसमें 3 खास बातें हैं। हाँ, इसमें 3 मुख्य चीजें दिख रही हैं। पीठ पर एक तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड, उसके नीचे एक पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी का आधार है, और गले के पास क्लोम छिद्र, गिल स्लिट्स। यही वो बुनियादी डिजाइन है जिससे सारी मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, पक्षी और स्तनधारी बने हैं। तो सबसे पहले मछलियां आई। हाँ, अगर हम मछलियों से शुरू करें तो सबसे पहले आती हैं साइक्लोस्टोमेटा, यानी बिना जबड़े वाली मछलियां। इन बिना जबड़े वाली मछलियों की जीवन शैली किसी ट्रेजेडी फिल्म जैसी लगती है। वो इनके जनन में कारण ना। हाँ, ये रहती तो समुद्र में है, लेकिन फिर उनके बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वे वापस समुद्र में लौट आते हैं। ये प्रकृति का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला चक्र है। बिल्कुल। इसके बाद मछलियां 2 मुख्य वर्गों में बढ़ जाती हैं। पहली हैं कॉन्ड्रिक्थीज, यानी कार्टिलेज वाली मछलियां, जैसे कि शार्क। कार्टिलेज मतलब उपास्थि। हाँ, इनका कंकाल हमारी नाक या कान की तरह उपास्थि, कार्टिलेज का बना होता है, जो लचीला होता है। शार्क के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात इन नोट्स में ये लिखी है कि इनमें वायु कोश, एयर ब्लैडर नहीं होता। और इसका नतीजा बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अगर एक शार्क तैरना बंद कर दे तो वो पानी में डूब जाएगी। उन्हें जीवित रहने के लिए लगातार तैरना ही पड़ता है। सही कहा। और दूसरी तरफ है ऑस्टिकथीज, यानी हड्डियां वाली मछलियां। इनमें एक वायु कोश होता है जो एक इनबिल्ट स्विमिंग ट्यूब की तरह काम करता है। तो ये आराम से एक जगह रुक सकती हैं। हाँ, इसकी मदद से ये मछलियां पानी में बिना हिले भी एक जगह टिकी रह सकती हैं।
अब जीवन पानी से बाहर निकलकर जमीन पर कदम रखने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया या उभयचरों की, जैसे मेंढक। ये जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। ये जमीन और पानी के बीच की कड़ी हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मेंढक का चित्र। इनकी या क्लोआका कहते हैं, जहां से पाचन तंत्र, मूत्र तंत्र और जनन तंत्र तीनों एक ही रास्ते से बाहर खुलते हैं। हृदय में 3 प्रकोष्ठ यानी कमरे होते हैं। लेकिन जमीन पर पूरी तरह से बसने के लिए जीवों को पानी पर अपनी निर्भरता खत्म करनी थी, और ये काम किया रेप्टिलिया यानी रेंगने वाले जीवों ने। इन्होंने अपनी त्वचा बदल ली। बिल्कुल, इन्होंने अपने शरीर पर शुष्क त्वचा और कड़े शल्क स्केल्स विकसित किए ताकि शरीर का पानी भाप बनकर न उड़े। रेप्टाइल्स में सांप, छिपकली, कछुए और मगरमच्छ आते हैं। सांप का अपनी पुरानी त्वचा या केंचुली को उतार फेंकना प्रकृति के सबसे दिलचस्प दृश्यों में से एक है। और इनके हृदय की बनावट भी देखने लायक है। हाँ, यहाँ एक बात हृदय के बारे में बहुत ध्यान खींचती है। वैसे तो रेप्टाइल्स का हृदय भी 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है। हाँ, मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये विकास की उस दिशा का संकेत है जहां आगे जाकर पक्षी और स्तनधारी बनने वाले थे। पक्षियों या एवीज की दुनिया तो पूरी तरह से हवा में राज करने के लिए बनी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब? यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मोर और एक तोते का चित्र। पक्षियों के आगे के पैर ही उड़ने वाले पंखों में बदल गए हैं। और हड्डियां भी तो खोखली होती हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात, उनका वजन कम रखने के लिए उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिनमें हवा भरी रहती है। इन्हें न्यूमैटिक हड्डियां कहते हैं। और पक्षियों ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया, वे समतापी या वार्म ब्लडेड बन गए। मतलब इनका तापमान नहीं बदलता। सही, यानी बाहर कितनी भी बर्फ गिर रही हो या कड़कती धूप हो, उनके शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसी ऊर्जा और जीव आते हैं। हमारी अपनी कैटेगरी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कंगारू का चित्र जो अपने बच्चे को थैली में रखता है। स्तनधारियों की पहचान बहुत स्पष्ट है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जिनसे माताएं अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाती हैं। और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। हाँ, शरीर पर बालों का होना प्लैटिपस जैसा एक अनोखा अपवाद भी है, जो स्तनधारी होकर भी अंडे देता है। नोट्स के अंत में दी गई एक समरी टेबल ने तो इस पूरे अध्याय को बहुत ही खूबसूरती से एक जगह समेट दिया है। स्पंज के छेदों से लेकर पक्षियों के पंखों और स्तनधारियों तक ये सफर वाकई लाजवाब था। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।